Yes, ma'am. ठीक है, we'll start our class with a prayer. देह छता जिनी दशा बते देहाती ते ज्ञानी ना चरण मन वो वंदन अगन वो वंदन अगन। सबको जय जिनेन्द्र। Jai Jindra, ma'am. So now we'll continue our class. हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? हमारा क्या टॉपिक चल रहा है? द्रव्य का मैम। 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य। जीव का हो गया था अभी पुद्गल द्रव्य। यस यस, वेरी गुड। तो जो दूसरा द्रव्य है वो पुद्गल। उसको पुद्गल में भी हमने देख लिया कि पुद्गल के दो भेद हमने यहाँ पे देखा मोटे मोटे रूप में। देखो, सबसे पहले जो ये है 6 द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्मास्तिका, आकाशास्तिका और काल, दिख रहा है ना आप लोग को स्क्रीन में? उसमें कहते हैं जीव के अलावा जितने भी है ना वो सारे अजीव है। फिर चाहे वो कोई भी हो, धर्मास्तिकाई, अधर्मास्तिकाई, आकाशास्तिकाई और काल, उद्गलास्तिकाई, ये सारे अजीव तत्व है। फिर उसके भी डिविजन्स होते हैं, तो दिख रहा है आप लोग को? यस मैम। यस मैम। अंत, देश, प्रदेश। यस, तो ये स्कंद और देश प्रदेश क्या है वो हम देखेंगे। देखो, ये है स्कंद, होल है ना, पूरा लड्डू, बूंदी का लड्डू। फिर उसका ये पार्ट जो है ना उसको देश कहते हैं। ये जो पूरा लड्डू है उसमें से एक पार्ट निकाल दिया, एक आपने बाइट ले ली, तो वो प्रदेश है। और उसमें से भी ऐसा खाली निकाला, वो परमाणु है। परमाणु के बारे में हम लोग ने क्लास में डिस्कस किया था कि ये अविभाज्य होता है। इसको अभी, दिस इज द लास्ट पार्ट। तो ये क्या है, सूक्ष्मता से सूक्ष्म इकाई परमाणु है। और ये परमाणु जो होते हैं ना, इसको हम कभी भी और भी डिविजिबल नहीं कर सकते, अविभाज्य है वो। समझ में आ गया? और दूसरा जो है ये है होल, तो वो क्या है, स्कंद। तो इसकी भी बात कर रहे थे कि जब इतने सारे परमाणु मिलते हैं तब क्या बनता है, इस तरह से स्कंद बनता है। फिर वहां हमने और क्या डिस्कस किया था कि स्कंद जो है ना वो अनेक परमाणुओं से के योग से बनता है। इसके लिए उसको क्या कहते हैं, स्कंद। अभी यहाँ ये पिक्चर से क्लियर हो गया ना, स्कंद क्या है, देश, प्रदेश और परमाणु क्या है। फिर दो अणु वाले स्कंद तो परमाणु के योग से ही बनते हैं, किंतु 3 अणु वाले आदि स्कंद परमाणु और स्कंदों के योग से बनते हैं। तो यहाँ पे जो स्कंद जो होते हैं ना उसके भी डिविजन्स बताए हैं। तो वो क्या है, स्थूल स्थूल, फर्स्ट डिवीजन उसकी, मतलब स्कंदों के 6 भेद होते हैं। पहला होता है स्थूल स्थूल, दूसरा होता है ओनली स्थूल, तीसरा होता है स्थूल सूक्ष्म, चौथा होता है सूक्ष्म स्थूल, पांचवा होता है सूक्ष्म और छठा होता है सूक्ष्म सूक्ष्म। क्लियर है? तो ये 6 नाम को हमने पहले पढ़ा हुआ ही होगा, फिर भी एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं
जो सबसे पहले स्थूल स्थूल है ना, वो कि जो पदार्थ को छिन्न भिन्न करने पर वो आपस में वापस जुड़ नहीं सकते, या और इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है पत्थर, लकड़ी। ठीक है, तो इसको क्या हम तोड़ सकते हैं ना, लकड़ी का कोई स्लैब हो, लकड़ी का पत्थर कोई हो, तो उसको तोड़ सकते हैं और फिर एक जगह से दूसरी जगह ले भी जा सकते हैं। तो ये कैसी स्थूल स्थूल, क्लियर। दूसरे स्थूल, स्थूल मतलब क्या कहते हैं कि जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके तो जा सकते हैं, किंतु उसको छिन्न भिन्न नहीं कर सकते हैं, यानी कि टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो उसका एग्जाम्पल क्या है? एनीबडी कैन गिव मी द एग्जाम्पल फॉर इट? सुयांशु जी, स्थूल का एग्जाम्पल, जैसे सूक्ष्म स्थूल स्थूल का मैंने दिया ना, वैसे एनीबडी? आप बोले दीपाली जी, राजेश जी। ऑल लिक्विड थिंग्स, यस, वेरी गुड। ऑल लिक्विड थिंग्स जो है वो स्थूल में आएंगे। हाँ हाँ, पानी दूध कुछ भी ले लो। तो all liquid things which cannot be separated, which cannot be divided, but it can be taken to the other place. Next is coming स्थूल सूक्ष्म। तो जो नेत्रों द्वारा तो देखा जा सकता है, which we can see, किंतु पकड़ में ना आ सके ऐसा, तो उसमें आती है आपका शेडो, आपका छाया, आपका प्रकाश, all are the examples. फिर सूक्ष्म स्थूल, जो आंखों से देखी जा सकती है किंतु शेष इंद्रियों के द्वारा उसको अनुभव कर सकते हैं। तो उसका क्या एग्जाम्पल होता है? हवा, स्मेल, गंध, रस, शब्द, ये सारे होते हैं सूक्ष्म स्थूल। नेक्स्ट आएगा सूक्ष्म, तो जो किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बन सकता, विच कैन नॉट बी सीन थ्रू अवर नेकेड आइज, वो कार्बन स्कंद, कार्बन वर्गना। और लास्ट है सूक्ष्म सूक्ष्म, जो बहुत सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म द्रव्य होते हैं स्कंद, जो सूक्ष्म सूक्ष्म स्कंद होते हैं, और वो वापस लास्ट पार्ट होता है विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, दैट इज सूक्ष्म सूक्ष्म। अभी जो पुद्गल है ना, उसके क्या उपकार होते हैं? तो पुद्गल के उपकार क्या क्या होते हैं? तो जो जो पुद्गल है ना, वो क्रियाकारित्व है, सत्य का वो एक लक्षण है कि वो क्रियाकारित्व है। प्रत्येक जो पदार्थ होता है ना, वो अपनी अर्थ क्रिया से स्वयं को और अन्य को प्रभावित करता रहता है। मतलब जब भी कोई भी स्कंद बनता है ना, तब उसमें उसकी अर्थ क्रिया, मतलब अंदर में क्रिया चलती ही रहती है। जैसे द डे टेबल जब बन के आया, तो उसी दिन से अंदर उसकी अर्थ क्रिया क्रिया चलती ही रहती है, जिससे वो नए से पुराना और पुराने से टूट जाता है। मतलब उसका ये अर्थ क्रिया संपन्न चलती ही रहती है, और इससे उपग्रह या उपकार भी कहते हैं। और पुद्गल द्रव्य जहाँ पुद्गल का उपकार करता है, वहां जीव द्रव्य का भी उपकार करता है। इसीलिए जीव और पुद्गल का अनादिकाल से संबंध है, और उस दोनों की वजह से ही पूरा संसार चला आ रहा है। इसीलिए तो जीव का अजीव के प्रति या पुद्गल के प्रति जो राग है, प्रेम है, अटैचमेंट है, उसकी वजह से ही जीव क्या होता है, इस संसार में बना हुआ है। तो जीव की समस्त संसारिक जो अवस्थाएं होती है और क्रियाएं होती है, वो पुद्गल उद्गत सापेक्ष में होती है। तो आहार, शरीर का निर्माण करना, इंद्रिय का संचालन करना, श्वास प्रश्वास, भाषा, मानसिक चिंतन, ये जो सारी चीजें होती है ना, वो निरंतर पुद्गल को ग्रहण करता रहता है। यानी जीव की ये सब क्रियाएं पुद्गलों से ही की वजह से होती है। तो इस पुद्गल वर्गणा जो होती है ना, ऐसे तो 23 प्रकार की होती है, पर जो सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट होती है ना, वो 5 होती है। आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा,
भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और लास्ट इज कार्बन वर्गणा। ठीक है, तो ये जो आहार वर्गणा है ना, उसके भी 4 प्रकार होते हैं। वो होते हैं औदारिक शरीर वर्गणा, वक्रीय शरीर वर्गणा, आहारक शरीर वर्गणा और श्वासोश्वास शरीर वर्गणा। तो ये हमको पता है औदारिक वर्गणा क्या है। औदारिक शरीर वर्गणा वो स्थूल जो हमारा औदारिक शरीर के रूप में जो पुद्गल का परिणमन होता है वो है औदारिक शरीर वर्गणा, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। फिर व्यक्ति शरीर वर्गणा, तो व्यक्ति शरीर के रूप में परिणमित होने वाले व्यक्रिया शरीर वर्गणा है। फिर आहार शरीर के रूप में परिणमित होने वाले पुद्गल को आहार वर्गणा कहते हैं। वैसे ही श्वासोश्वास, तेज, भाषा, मनो और कार्बन वर्गणा। तो जो शरीर संसार की जो पूरी पुद्गल की जो लीला चल रही है, संसार जो चल रहा है और जीव की जो सारी प्रवृत्तियां जो पुद्गल की वजह से हो रही है ना, वो पुद्गल के बिना जीव एक क्षण के लिए भी संसार में नहीं रह सकता। इसीलिए कहते हैं कि पुद्गल जगत से संबंध विच्छिन्न होने पर ही जीव की मुक्ति हो सकती है। तो यहाँ पुद्गल का टॉपिक खत्म होता है और वहां एक साहेब जी का प्रश्न था कि एटम और परमाणु के बारे में जो साइंस बोलता है साइंटिफिक वे से, तो उसका क्या कनेक्शन है जैन धर्म से। साहेब जी, आपका वही डाउट था ना, मतलब आपने वही प्रश्न पूछा था ना। अब मेरा प्रश्न तो थोड़ा अलग भी था, लेकिन अभी आप इसमें आहार वर्गणा कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं? आहार जो शरीर के रूप में जो हम आहार लेते हैं ना, वो जो शरीर में जिस तरह से परिणमन उसका होता है, तो वो सारी वर्गणाएं शरीर वर्गणा, आहार शरीर वर्गणा है। तो किसी साहेब ऐसा जी। नहीं, ऐसा नहीं है। औदारिक वर्गणा है वो। आहार वर्गणा तो आहारक लब्धिदारी विशिष्ट साधुओं के लिए स्पेशल है। हाँ उनको हाँ हाँ आहार आदि से हाँ हाँ मतलब हाँ। नहीं। आपने शब्द, आहार आहार बराबर आपने बराबर बराबर। आहार का शब्द आहारक शरीर जो कॉमन बना सेंस के में जाते व्याख्या हैं। की। या हाँ, आहारक वो शरीर जो आहारक बना के लब्धिदारी जाते हैं। विशिष्ट साधु। हाँ हाँ, मेरे हाँ मिच्छामि जी। दुक्कड़म, हाँ मेरी भूल हो गई बाकी यहाँ बात पे। जो, अब जो यस मीनिंग यस, मीनिंग बैठा रहे वो मीनिंग आप औदारिक वर्गणा में बैठाइए। बराबर बराबर, एकदम हाँ, बराबर। मुझे क्षमा क्षमा नहीं करना। नहीं नहीं, बहुत धन्यवाद। ये ध्यान में था पर यहाँ पे एकदम माइंड से ही निकल गया। एकदम बराबर। जो आहारक मुनि आहारक शरीर धारण करते हैं, विक्रिय शरीर के जैसे आहारक शरीर बना के जाते हैं। जैसे कुंकुदाचार्य जी गए थे सिमंदर स्वामी जी के पास, वहां पे जाके उन्होंने जो अपने जो क्वेश्चंस थे उनका जवाब लेने के लिए, तो वो आहारक शरीर जो अपने शरीर का एक पुतला बना के जाते हैं, वो बराबर, एकदम बराबर साहिब जी। वो हाँ देखिए, वो गए कि नहीं गए किंवदंती क्या है, लेकिन उसके लिए कंपलसरी आहारक लब्धि की प्रकृति कर्म बंध की होनी अनिवार्य है। और वो एकदम एकदम। आहारक लब्धि की कर्म प्रकृति जो होती है, वो चौथे आर्य वालों को होती है, या महावीर के मेरे थोड़े जन्मे काल के हुए। बाद में भी चला। उसके बाद में उसका निषेध हो गया, वर्ज्य हो गया, तो फिर कोई नहीं कर सका ऐसा। एकदम बराबर। तो हम आगे बढ़े। तो साहब जी, वो एटम और मॉलिक्यूल के बारे में हाँ आपने जी। आपको कुछ बताना था ना लास्ट क्लास में। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ बताइए। What is the difference between atoms and molecules? What the science says and what the Jainism says. What is the difference between? हाँ, ऐसे देखें तो वो साहब जी, जो एटम है ना, वो साइंस से बताते हैं कि सबसे छोटा इंडिविजुअल पार्ट है। पर जैन के हिसाब से वो एटम भी जो है ना, वो स्कंद है। उसका भी और भी जहाँ पे जैसे यहाँ पे चित्र में दिख रहा है ना, स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु अपने स्लाइड में, तो ये वहां साइंस पहुंची ही नहीं है। साइंस भी पहुंचा है पर जो होता है ना, उसमें भी मौलिक ये होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन,
नहीं, I think so the Molecules. molecule, we can say Molecules the में molecule is the similar word for the skand. हाँ We can say the molecule is one type of the skanda. Skanda हाँ because molecule in this sense is a group वो of the different functional है. atoms. But Correct. what the atom is totally different. And if it is single, then we can say the atom. Now the another question is that what is the difference between atom and parmanu? Anu parmanu. Either they are same or something different. डिफरेंट शायद जी, डिफरेंट है. वहां परमाणु जो जैन धर्म की दृष्टि से वहां तक तो साइंस पहुंच ही नहीं पाया है. जो एटम भी बोलते हैं ना, तो वो भी सूक्ष्माति सूक्ष्म परमाणु नहीं है. वहां तक अभी साइंस पहुंचा ही नहीं है मेरे हिसाब से. देखिए, और जो मैंने हाँ देखो, साइंस की बात ठीक है, लेकिन अणु कहना परमाणु कहना आर दे सेम और नॉट? या दे आर सेम. आपकी जो साहब जी अणु परमाणु अलग है. नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अणु भी और परमाणु भी एक ही है, तो हम उसको बार बार उसको सूक्ष्म और सूक्ष्म कहकर डिवाइड करते हैं, ये सही नहीं है ना भाई. अणु के आगे परम, इट इज एडजेक्टिव, दे हैव जॉइंड दैट. यस. व्हाई दे आर यूज द परम? परम इन द सेंस द लास्ट, लास्ट लास्ट स्टेज. क्वालिटी ऑफ द सटलनेस. करेक्ट करेक्ट. अंतिम कक्षा का फिक्स होता सूक्ष्म है. जो है. अब यू हम्म. सी दैट परमाणु एंड प्रदेश, परमाणु एंड प्रदेश बोथ आर द सेम और नॉट? नो साहब जी, यहाँ देखिए ना, ये प्रदेश है और ये परमाणु है. ये स्कंद का ये इतना पार्ट मेरे देश हिसाब है. मेरे इसमें हिसाब से मेरे हिसाब बोलिए. से दिस पिक्चर इज रॉन्ग पिक्चर. ये प्रदेश रॉन्ग है. ये प्रदेश रॉन्ग है. हाँ, ये ये परमाणु पूरा रॉन्ग है. पूरा पिक्चर ही रॉन्ग है. हाँ तो नहीं कैसे नहीं 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 आएगा? नहीं नहीं, सुनिए सुनिए. ये बताइए. प्रदेश की जगह पर देश लिखना चाहिए. प्रदेश की जगह पर देश लिखिए, और एक सिंगल एटम यूनिट जो है उसको प्रदेश लिखिए, और फिर उसको बाहर निकाल के परमाणु लिखिए. तो किसको लिखना? मैं तो ऐसे पढ़ा रहा हूँ. नहीं संजू, क्योंकि देश ये कहाँ अभी लिखना प्रदेश है? बोलेंगे तो प्रदेश के अंदर भी देखिए आपने, इतने ज्यादा ग्रुप हो गया एटम का, 10-20 हो गया ना, पाव टुकड़ा निकाला है 1/4. हाँ हाँ तो हाँ. उसको प्रदेश बोलने जाएंगे तो उसके अंदर भी हम्म बहुत है अभी तो. हम्म. जबकि प्रदेश सिंगल यूनिट को प्रदेश कहेंगे, बराबर. सिंगल यूनिट को प्रदेश कहेंगे. और वही और जब स्कंद से अलग होकर डिवाइड हो जाए, देन इट बिकम्स परमाणु. हाँ. अच्छा, उससे भी अलग हो जाएगा ये तो है. ये हाँ, प्रदेश भी अलग है तो देश किसको बोलेंगे साहब जी? नहीं तो प्रदेश एक सिंगल यूनिट लो ना. इसमें से अभी आपने ये लड्डू लिया है, बूंदी का लड्डू, तो एक सिंगल यूनिट जो है वो, विच इज अटैच विथ द सकंद, but it is हाँ single unit, then it is pradesh. And if हाँ it is divided from the molecule, then we can say it is single atom. प्रदेश ही विभाजित होकर प्रदेश ही विभाजित होकर परमाणु बनता है. हाँ. पर मैं देश की बात कर रही हूँ साहब जी, देश किसको तो बोलेंगे? प्रदेश और परमाणु बोथ आर इक्वल. देश, ये जो प्रदेश लिखा है वहां पर देश लिख दो आप. और इसको देश और लिख वो भी दो, ये अलग तो करके मत है. बताइए, उसको ये मैंने जॉइंट होकर के बताया एक है. पोर्शन ऑफ दैट. हाँ हाँ हाँ. क्योंकि हाँ अपनी किताबों में हाँ लिखा जी. हुआ है, वहां से लिया है मैंने. कार्बन ये जो है प्रदेश, ये जो है मैं वो इधर देश है. डायग्राम बनाऊं बोर्ड पर? ये मैं इधर. देश है इसका. ये जो है वो देश है. हाँ जी. एक पार्ट जो मैं निकाला वो. मैं इधर इधर बनाता हूँ, मैं डायग्राम बनाऊं. हाँ 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 हाँ. आपको दिखाई देगा, मैं बता. सही सही दे रहा है. ये आपने लिए हैं. अब ये सब इसके साथ में है, तो इसी को आप जो है एक पोर्शन में
हाँ, ये स्कंद हो गया पूरा, हाँ, बराबर। और ये इसका देश हो गया, विच इज अनडिवाइडेड। और ये इसका हम्म जो है 1 यूनिट, ये प्रदेश है। एंड इफ इट इज डिवाइडेड एंड सेपरेटेड बाय दैट, देन इट इज परमाणु। आप परमाणु बोलिए कि अणु बोलिए, बोथ आर वन एंड द सेम। करेक्ट, ठीक है। But in the science, you see, they are using the word atom. That हम्म atom, again, that atom, what the science is that this is the atom, but there हम्म is some like this. Again, the electron, proton, neutron, positron. हम्म Again, it is the group of the atoms. So we can say this is the molecule. हम्म, ये जो है मॉलिक्यूल के रूप में बना दिया है, क्योंकि इसके हाँ, अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन सारे ही सब कुछ है। अब हम्म व्हाट द महावीर ये डेफिनेशन दे रहे हैं, जो अंतिम कक्षा की सूक्ष्मता है वो परमाणु है, एक हम्म सिंगल यूनिट ऑफ दैट। अब इसकी कोई लेंथ, विड्थ डिवाइड ही नहीं कुछ होता है। भी नहीं होती है। नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। ये हाँ, ये फर्क इसके। तो ये अब देश में, इसमें आपके ने जो चित्र दिखाया है उसमें प्रदेश को डिवाइड करके दिया है, हाँ, और वो डिवाइड होना नहीं चाहिए ना, वो अलग। अगर स्कंद के 2-3 डिवीजन कर दो तो वो भी दे स्कंद हो जाए। हाँ, तो मतलब स्कंद जो 10 जो एटम, किताब में दिया स्कंद है वो 10 गलत एटम। हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर 10 एटम भी है, 20 एटम भी है, 50 एटम भी है, 100 भी है, संख्यात असंख्यात, अगेन इट हम्म बिकम्स स्कंद। एंड वी आर बराबर। गिविंग द नाउन, द मॉलिक्यूल वर्ड फॉर द स्कंद। यस। And if it is divided by total skand, then we can say this is the atom. हाँ, So it is the single unit of that. And अब वो उसकी सूक्ष्मता बताने के लिए we are using the परमाणु as a adjective. यस, बाकी परम otherwise है, अणु and वही परमाणु सुप्रीम है, one उससे both कुछ are और the same. डिवाइड हो ही नहीं सकेगा, Both are इनडिविजिबल। same. हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। राजेश जी, आप है कि नहीं? यस मैम, मैं हूँ एक्चुअल ना। यहाँ पे हाँ, ना लाइट गोल हो गई है तो चलेगा पूरा चलेगा। अंधेरा है हाँ, चलेगा चलेगा, आप वीडियो मत ऑन करिए, पर आपको सुन रहे हैं ना। महाराज ने बहुत, साहब जी ने बहुत अच्छी जी जी जी। इंफॉर्मेशन। हाँ, जी बराबर है, जी। एकदम बराबर है। तो ये जो किताब में से जहां से पिक्चर मैंने लिया है वो गलत है, उसको वापस बदल के मैं डाल दूंगी। मुझे भी ऐसा ही ध्यान था, पर मैंने सोचा कि इसमें ही दिया हुआ है तो ये बराबर ही होगा करके। यस यस। आगे फिर धर्म द्रव्य, तो ये जो सारे जीव द्रव्य के बाद अभी धर्म द्रव्य की बात चलती है। धर्म द्रव्य, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और कालास्तिकाय। काल, कालास्तिकाय नहीं आएगा, काल। तो यहाँ पे अभी हम धर्म द्रव्य के बारे में देखते हैं कि धर्मास्तिकाय क्या है, धर्म द्रव्य क्या है। तो यहाँ पे कहते हैं कि पुण्य और पाप के अर्थ में यहाँ पे प्रयुक्त नहीं कर रहे। तो जैन दर्शन का ये एक पारिभाषिक शब्द है, यह एक स्वतंत्र द्रव्य है, इंडिपेंडेंट है। जो द्रव्य सारे होते हैं वो शाश्वत है, कभी उसका नाश नहीं होगा, और वो कभी नॉट हैज बीन क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड ऑल्सो। तो जो धर्मास्तिकाय है वो क्या करता है, गतिशील में मदद करता है, गति करने में मदद करता है। तो जो भी गति करने में मदद करता है उसको कहते हैं धर्म द्रव्य। तो यहाँ लोकवर्ती जो 6 द्रव्य में जीव और पुद्गल में ही गतिशील पाई जाती है। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान को भी जाते हैं। और जो शेष धर्म है, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 निष्क्रिय है। वो खुद तो क्रिया नहीं करते, पर वो क्रिया करने में सहायक रूप होते हैं। जैसे कि धर्म द्रव्य होने की वजह से मछली
तैर सकती है पानी में। वो वो नहीं करता है, पर वो उसको मदद करता है। इसीलिए कहते हैं कि धर्म द्रव्य पूरे लोक में व्यापी है। और वो कैसा है? अखंड द्रव्य है। जैसे तिल तरह ये पूरे लोक में व्याप्त है। तिल में जैसे तेल है, इससे रूप रस गंध और स्पर्श का अभाव होने से ये अमूर्त है। यहाँ पे कोई मूर्त नहीं है, ये अमूर्त है। तो रेल के चलने में सहायक क्या है? रेल की पटरी है। पटरी की तरह यहाँ पे हमको लगता है, यह प्रेरित कर किसी को नहीं चलाता, परंतु अगर जीव चलना चाहे तो उसको सहायक करता है। इसीलिए उसे उदासीन निमित्त कहा गया है। तो धर्म द्रव्य की मान्यता अन्य दर्शनों में नहीं है, पर आधुनिक विज्ञान इसे ईथर के रूप में स्वीकार करता है। और आधुनिक विज्ञान ईथर को अमूर्तिक, व्यापक, निष्क्रिय, वो क्या है? व्यापक है, अमूर्तिक है, अदृश्य है और निष्क्रिय है, ऐसे मानने के साथ साथ उससे गति का आवश्यक माध्यम मानता है। इस तरह जैन दर्शन मान्य धर्म द्रव्य का भी लक्षण है। इसी प्रकार अधर्म ईथर द्रव्य। ईथर के बारे में कुछ डिटेल मिलता है मॉडर्न साइंस में भी? हाँ शायद जी, नहीं नहीं, मेरे पास एक धर्म ईथर भेजती हूँ। ईथर के बारे में कोई डिटेल मिलता है? ईथर के बारे में मेरे ख्याल से मेरे पास है। एक खचारा खचारा करके है, केल खचारा कर, उनका वो एक आर्टिकल है। मैं आपको भेजती हूँ, मैं ग्रुप में डालती हूँ। उसमें मेरी आवाज आ रही है क्या? यहाँ पे नेटवर्क हाँ कनेक्शन जी, अनस्टेबल दिखा रहा है। हाँ जी, बरोबर, नहीं, आवाज आवाज आ रही है। So can we compare that ether and the Dharmastika? Both are the similar, same? हाँ, हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे धर्मास्तिकाय का अपोजिट अधर्मास्तिकाय का है, वैसे ईथर का भी कोई नेगेटिव अपोजिट कोई एनी अदर सब्सटेंस बताया है? के बारे में जैसे धर्मास्तिका के बारे में ऐसा, हाँ मेरे ख्याल से नहीं, ऐसा आया नहीं है ध्यान में। ईथर का ऑपोजिट ऐसा कभी नहीं है, अभी तक तो हाँ, कहीं मैंने सुनने तो में नहीं नहीं आया। सुना है, मैंने नहीं सुना है। हम्म, ईथर के बारे में कोई डिटेल मिल नहीं रहा है साइंस। मैं भेजती हूँ आपको आर्टिकल, भेजती हूँ मैं आपको, मेरे पास है। उसमें हाँ मैं जी, हाँ जी। वापस एक बार ढूंढ के मैं आपको भेजती हूँ। तो वैसे ही कहते हैं कि जिस प्रकार जीवों और पुद्गलों को गति कौन देता है? धर्म द्रव्य। तो उसी तरह अधर्म द्रव्य उनको ठहरने में मदद करता है। जैसे यहाँ पे हम बैठे हैं तो वो धर्मास्तिकाय का उपकार है, और साथ में हमारा हाथ चल रहा है, मुंह चल रहा है, जो भी मूवमेंट्स भी साथ में हो रहे हैं, तो वो अधर्मास्तिकाय का उपकार है। तो इसीलिए कहते हैं कि धर्म द्रव्यवत यह भी निष्क्रिय है, अमूर्त है और लोक, पूरे लोक में व्यापक है। तो जैसे पृथ्वी, हाथी, घोड़ा, मनुष्य आदि को बलात् नहीं ठहारती। मतलब जैसे कि कोई भी मुसाफिर है, कोई भी पाथिक है जो थक जाता है, तो किसी पेड़ के नीचे आके थोड़ी देर बैठ जाता है। तो उसको रेस्ट करने के लिए जो सहायक है वो कौन है? अधर्मास्तिक है। तो इसी तरह कहते हैं कि वह स्वयं तो रुकते नहीं है या स्वयं कुछ नहीं करते हैं, पर वो रुकने में मदद करते हैं, छाया देते हैं जैसे वैसे। उसी प्रकार अधर्म द्रव्य भी किसी को हठात नहीं रोकता, वो जबरदस्ती नहीं रोकता, परंतु पदार्थ स्वयं चाहे तो यह उसको सहाय बन सकता है। फिर क्या कहते हैं कि यदि धर्म और अधर्म द्रव्य उदासीन न होकर प्रेरक होते तो धर्म और अधर्म दोनों में द्वंद्व छिड़ जाता। तो धर्म द्रव्य जीवों और पुद्गलों को चलने के लिए प्रेरित करता है, वही अधर्म द्रव्य उन्हें पकड़कर अपनी ओर खींचता रहता है। तो बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी, न तो हम चल पाते हैं, न ही ठहर पाएंगे। जबकि ऐसा नहीं है। तो इन्हें उदासीन निमित्त माना गया है। इनकी उपस्थिति में हम चलना चाहे
तो धर्म द्रव्य हमारा साथ देने तैयार खड़ा रहता है, और अगर हम ठहरना चाहे तो अधर्म द्रव्य। इसको कहते हैं संसार में जो निर्माण हुआ है, इसके लिए पदार्थों को गति और स्थिरता के नियमों में बद्ध आवश्यक होना चाहिए। यदि धर्म द्रव्य न हो तो हम चल भी नहीं पाएंगे, अधर्म न हो तो हम रुक भी नहीं पाएंगे। इस तरह हमको इन दोनों के उपकार का वेदन करना चाहिए। इसकी आकाश द्रव्य, तो आकाश मतलब जगह, आकाश मतलब वो द्रव्य रूपादि रहित है, ये भी अमूर्त है, निष्क्रिय है, सर्वव्यापक है, और लोकवर्ती समस्त पदार्थों को यह स्थान देता है। मतलब जहां यहाँ पे ये रूम में बैठने की हमें जो जगह मिली है, वो किसका उपकार है? आकाश द्रव्य का उपकार है। इसी तरह वो हमें अवगाहना देता है तथा स्वयं भी उसमें अवगाहित होता है। अगर जीव पुद्गल एक दूसरे को अवगाहना देते हैं, किंतु उन सबका आधार आकाश ही है। वहां आकाश है, अवकाश है, जगह है, इसीलिए वो वहां रह सकता है। यह लोक और आलोक के भेद से दो भागों में विभक्त किया गया है। तो आकाश के जितने हिस्से में जीवादि पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? लोकाकाश। और उससे बाहर इतना अनंत प्रदेश है, अनंत आकाश है, उसे कहते हैं अलोकाकाश। तो लोकाकाश, लोक और आकाश, इन दो शब्दों से मिलकर बनता है। समझ में आ गया? फिर कहते हैं काल द्रव्य। तो काल द्रव्य प्रत्येक पदार्थ में होने वाले परिवर्तन और परिणमन का हेतु है। काल किस चीज का काम करता है? केची का। तो जैसे वो नए को पुराना करता है और पुराने को नष्ट करता है, मतलब ये एक व्यवस्था है हमको सब समय मतलब उनकी अवस्था जानने की। तो जो पुरानी अवस्था को छोड़कर प्रति क्षण नया रूप धारण करते हैं, तो वह भी आकाश की तरह अमूर्त है, निष्क्रिय है, किंतु उसकी तरह एक और व्यापक न होकर वो असंख्य है, जो पूरे आकाश के प्रदेश पर रत्नों की राशि की तरह भरे पड़े हैं। तो आकाश के जितने प्रदेश है, उतने ही कालाणु है। तो वर्तना इसका प्रमुख लक्षण है। तो पदार्थों में यह बलात् नहीं कराता, बल्कि इसकी उपस्थिति में पदार्थ स्वयं अपना परिणमन करते हैं। यह तो कुंभार के चाक के नीचे रहने वाली जो किल होती है ना, उसके जैसे काम करते हैं, जो स्वयं तो नहीं चलती, पर जो चाक है उसको जो चल रही है लकड़ी की मदद से, तो उसको उसमें मदद करता है। फिर कील के अभाव में चाक घूम नहीं सकता, अगर कील होता तो वो व्हील घूम ही नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं कि चाक के परिभ्रमण के लिए कील का आलंबन अनिवार्य है। वैसे ही काल द्रव्य की यही भूमिका है कि परिणमन परिणमगत परिणमनगत होना, ये यानी कि उसकी वर्तना वहां पे चलती रहती है। यही काल द्रव्य का मुख्य लक्षण है। इसे ही निश्चय काल कहते हैं, और इसका अभाव हो जाए तो पदार्थ का परिणामन नहीं होता है। और काल द्रव्य की वजह से ही हम जो सारे देखते हैं कि समय हुआ, पल हुआ, घड़ी हुई, घंटा हुआ, मिनट हुआ, जो भी हम टाइम पंचुअलिटी मतलब जो समय देखते हैं, वो आदि व्यवहार काल है, और समय काल की सूक्ष्मता इकाई है। एक पुद्गल परमाणु को मंद गति से आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जाने को काल लगता है, उसे समय कहते हैं। तो नए को पुराना करना, छोटे को बड़ा करना, पास को दूर करना, या दूर से पास आना, आदि जो हम व्यवहार कर रहे हैं ना, वो सारा व्यवहार काल द्रव्य की आश्रित से ही होता है। तो इसका अनुमान हम सौरभ मंडल एवं घड़ी आदि के माध्यम से लगाया जाता है। तो हम ये पूरा उसका समय का पहिया कैसे घूमता है, भूत भविष्य और वर्तमान का व्यवहार जो कैसे चलता है, इन सारी चीजों को यहाँ समझाता है। और दूसरा जो है वो निश्चय काल है। तो कुछ दार्शनिकों ने निश्चय काल को अस्वीकार करते हुए मात्र व्यवहार काल को ही स्वीकार किया है, किंतु व्यवहार काल से ही निश्चय काल का अनुमान किया जाता है। जैसे किसी बालक में
शेर का उपचार मुख्य शेर के सद्भाव में ही किया जाता है। तो उपचारित शेर व्यवहारिक शेर का परिचायक होता है। वैसे ही काल संबंधी समस्त व्यवहार अगर हम करते हैं तो वो मुख्य काल के अभाव में नहीं होता है। तो हमें इसे भी समझना जरूरी है कि जो व्यवहार से हम जो समय को समझ रहे हैं वो सारा व्यवहार काल है। अभी एक और बात जो आई थी कि जो सारी चीजें हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, उद्गलास्तिकाय, तो हर जगह अस्तिकाय की बात होती है, जबकि काल के लिए अस्तिकाय यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि बहुप्रदेशी द्रव्यों को अस्तिकाय कहते हैं। जब बहुत प्रदेश एक साथ में मिलते हैं तब उसको कहते हैं अस्तिकाय, यानी कि पंचास्तिकाया। हाँ, यानी कि अस्तिकाय जो है ना वो 5 है। तो अस्थि शब्द का एक मतलब होता है अस्तित्व का वाची है, और काय का अर्थ है शरीर। तो जिन द्रव्यों में शरीर की तरह प्रदेशों की बहुलता होती है, मतलब उन्हें अस्तिकाय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जीवास्तिकाय होगा, धर्मास्तिकाय होगा, अधर्मास्तिकाय होगा, आकाशास्तिकाय होगा और पुद्गलास्तिकाय। ये 5 ही अस्तिकाय है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि एक पुद्गल परमाणु आकाश के जितने क्षेत्र को घेरता है उसे क्या कहते हैं? प्रदेश। तो जीव द्रव्य में, धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में, इन तीनों के प्रदेश जो परस्पर समान होते हुए भी क्या है? असंख्यात है। जबकि आकाश क्या है? अनंत प्रदेशी है। किंतु लोकाकाश कैसा है? लोकाकाश वाला भाग धर्मास्तिकाय के बराबर असंख्याति प्रदेशी है। उद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, और स्कंद जब वो बनते हैं तब क्या होता है? संख्यात ही हो जाते हैं, असंख्यात भी हो सकते हैं और अनंत भी हो सकते हैं। इसीलिए उद्गल परमाणु शक्ति की अपेक्षा अस्तिकाय है, क्योंकि वह स्कंद का रूप जो है परिणमन कर संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी बन सकते हैं। इस दृष्टि से पुद्गल को उपचार से अस्तिकाय कहते हैं, पर काल द्रव्य एक प्रदेशी ही है। उसे परमाणु की तरह संयुक्त परिणमन कर स्कंद बनने की शक्ति का अभाव है। वो स्कंद नहीं बन सकते, वो एक प्रदेशी ही है। पर इसी तरह उसे उपचार से अस्तिकाय नहीं कहा जाता है, उसे काल ही कहते हैं। यहाँ यह बात हमें याद रखनी चाहिए कि समस्त द्रव्य जो है ना वो अखंड है। प्रदेशों की कल्पना आकाश में उतनी अवगाहना और आकार जानने की अपेक्षा की गई है। इस प्रकार जीव भी एक अखंड चेतन पदार्थ है, वह किन्हीं परमाणुओं से मिलकर बना है, जिससे कि उसमें अंश कल्पना की कर सकते हैं। तो इसीलिए 6 द्रव्यों में जो 5 द्रव्य है वो अचेतन है, और एक ही द्रव्य है वो चेतन है। और पुद्गल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मूर्त है, और शेष 5 जो है अमूर्त है। इसीलिए काल द्रव्य को छोड़कर शेष 5 को अस्तिकाय कहते हैं। और आकाश द्रव्य लोक अलोक में व्यापक है, शेष द्रव्य केवल लोक में ही परिणमित है, उसकी उसकी लिमिट है। जीव और पुद्गल क्या है? गतिशील है, और शेष 4 द्रव्य गति शून्य है, निष्क्रिय है। तो इन द्रव्यों का शुद्ध परिणमन ही होता है।